हाथ भी नहीं मिलाते अब तो। दिवाली ईद पे जो खुल के गले लगते थे। महात्मा गांधी जी हमें अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करने वाला आजाद मुल्क देकर गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने हे राम से जबरन जय श्री राम बुलवाए जाने का सफर कैसे तय कर लिया, कुछ पता नहीं चला। सुना है बड़ी तरक्की कर ली हमने। क्या किसी ने सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद हमारे देश में हम एक बार फिर से बंटवारे जैसा माहौल देख पाएंगे? हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के फिर से प्यासे नजर आएंगे? सिख ईसाई फिर से अपना अलग मुल्क तलाशने लग जाएंगे? सोचा था कभी आप लोगों को मैं ऊंच जात तू कम जात कहता पाएंगे? कभी सोचा था लाउड स्पीकर बजाने की ढील भी धर्म पर आधारित होगी? इनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना, उनके व्यापार का बहिष्कार करो। क्या कभी सोचा था अंतर धर्म शादियों को लव जिहाद बुलाया जाएगा? क्या पहनना ओढ़ना है, क्या खाना है, ये तक समझाया जाएगा? ये तो चलो हुड़दंगी लेवल की बात हुई। अब जरा कानून का इकबाल बुलंद रखने की जिम्मेदारी जिन पे है उनकी बात करती हूँ। अपराध किसी मुसलमान ने किया, ऐसा शक भी पाया गया तो घर पे बुलडोजर चल जाएंगे और इस सरकारी गुंडागर्दी का गवाह गोदी मीडिया सत्ता नशीनों के साथ खड़ा पाएंगे। और सुनो, एक दूसरे के त्योहार नहीं मनाएंगे, हिंदू मस्जिद के आगे अभद्र गीत पर नाचते पाए जाएंगे, मुस्लिम ऐसे वैश्य कट्टर हुड़दंगियों पे पत्थर बरसाएंगे। मुल्क के मौजूदा हालात यहाँ पे कितना अमनो अमान है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लो आप कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये ऐलान हुआ, गोदी मीडिया पर सुनाया भी गया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिनों में मुसलमान घरों से बाहर ना निकलें और अगर जाना है तो एहतियात करें। और ये ऐलान की ताकीद किसी और ने नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही की थी। इस तमाम पागलपन में सबसे ज्यादा दुख की बात ये कि जिसे जनता ने अपना सरबराह चुना वो उस जनता के पुकारने पे कभी सामने ही नहीं आया। तकलीफ में चीख रही जनता के सामने वो कांच की दीवार के पीछे माइक के सामने खड़ा बस अपने मन की बात सुनाता रहा। इन राजनेताओं के भटकाए हुए इसी रास्ते पर चलते रहे लोग और ये सिंहासन आगे भी ऐसे ही लोगों के नीचे रहा तो ये दशक तो जैसे तैसे बीत गया। आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी। आप मेरी बात आसानी से समझ पाए इसलिए आगे की तस्वीर खींच देती हूँ। जस्ट इमेजिन आपकी माँ, बहू, बेटी गलती से भी दूसरे धर्म की गली मोहल्ले या फिर बाजार चली गई तो इस कदर घबरा जाएंगे आप कि उनके सही सलामत वापस लौटने की उम्मीद तक छोड़ देंगे। आपका बच्चा अच्छी शिक्षा तो हासिल करेगा लेकिन अपने अपने धर्म के स्कूल में जहां पर उसे कट्टर बना दिया जाएगा ताकि जब चाहा इस्तेमाल हो सका। भरोसे की इस कदर कमी हो जाएगी कि बीमार हुए तो अपने धर्म के डॉक्टर, वैद्य या फिर अस्पताल ढूंढने लग जाएंगे लोग। एक का त्योहार हो तो दूसरे को उसकी खुशी में शामिल नहीं होना है। इसी तरह रंग में भंग डालने पे इनाम होगा और तो और धीरे धीरे पहरावे और भी कट्टर होते जाएंगे और रंग भी धर्मों में बांट लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कुछ लोग वो वक्त दूर नहीं जब सबके सब कपड़ों से ही पहचाने जाएंगे। अच्छा, अगर किसी को यह लगता है कि बात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में ही बंटकर रुक जाने वाली है तो खुशफहमी में है आप। आने वाले वक्त में सब वर्णों में बांटे जाएंगे, जिसका जो वर्ण उसका समाज में वैसा ही कद, वैसी इज्जत और जगह। क्या पता कल को छुआछूत को भी आधिकारिक मान्यता दे दी जाए। ऑन अ लाइटर नोट, जिंदगी जीने का मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब बिरयानी, दाल भात और छोले भटूरे भी आपको धर्म के हिसाब से परोसे जाएंगे और लड्डू, केक और सेवइयों पर धर्म के पहरे बिठा दिए जाएंगे। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मेरा ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर इंडियन पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, जो दो एटमी मुल्क हैं जिनके दरमियान बड़े तनाज़ात हैं, मसला कश्मीर, लद्दाख से लेकर, और वन बेल्ट वन रोड भी एक इशू है। हिंदुस्तान को रास्ता भी चाहिए और फिर एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की रहती है जिनका पाकिस्तान के मुसलमानों से बहरहाल कहीं एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं उम्मा के तस्वुर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, मगर जब रिश्ते नाते ब्लड एक हो तो महसूस होता है एक दूसरे का दुख, एक दूसरे की खुशी, तकलीफ, उससे आप मुबर्रा नहीं होते, अलग नहीं रह सकते, ये नामुमकिनात में से है। तो आपने ये वीडियो देखा जो अभी खातून बोल रही थी, एक इंडिया की एक एंकर है और इन्होंने बताया कि आज का हिंदुस्तान 10 साल में कैसे बदल गया, कहाँ लोग एक दूसरे साथ शीरो शक्कर थे। छोटे मोटे इशू तो सब जगह होते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जो 98% बताते हैं कि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, मगर क्या नहीं हुआ, हमने क्या नहीं देखा, हमने हर तरह के फसादात देखे उस मुल्क में जो बहुत शेमफुल है। मगर एक भारत जो सेकुलर लोगों के नाम पर बना, मॉडर्न लिबरलिज्म, नेहरू गांधी की सारी स्ट्रगल, मतलब इवन वल्लभ भाई पटेल जिनके लिए आज मोदी कहते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल पहले इंतखाबात में 51 में
वज़ीर आज़म बन गए, पहले वज़ीर आज़म बन गए होते तो ये जो ऑक्युपाइड पाकिस्तानी कश्मीर है ये वहाँ ना होता, हमारे पास होता। अब हंस ही सकते हैं ना। देखिए मैं जो कहता हूँ ना, इमरान खान, ये मोदी, उर्दुगान, डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन, ये सब शीख लोग हैं, इनकी आदतें, उनकी हरकतें भी आपस में मिलती हुई हैं। जैसे खान साहब कहते थे ना कि जर्मनी और जापान जो है ना आपस में बॉर्डर मिले हुए हैं, और दर्जनों चीज़ें खान साहब की आपको पता है। तो मोदी को भी ये भी याद नहीं रहा कि वल्लभ भाई पटेल तो 15 दिसंबर 1950 को इंतकाल हो गया था उनका, वो इस दुनिया से चले गए थे। तो वो पहले वज़ीर आज़म कैसे बनते, पहले इंतखाब ही 1951 में हुआ है। तो इसी तरीके से एक और वाक्य भी साथ साथ बयान कर दूं कि एक तकरीर में कहते हैं कि ये जो 500 के और 100 के नोट का शायद कोई मसला था कि जनाब ये तो राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को हल करके मसला ले जाइए, तो बंद करने थे, खोलने थे, मुझे इतना याद नहीं है, मगर ये मौजूद है, मैंने वीडियो भी देखा है और छपा हुआ भी है सारा। तो किसी ने उस पर कहा कि भाई सलाम है मोदी साहब, आप इस कौम को सही समझे हैं कि ये जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कि इंदिरा गांधी तो 1984 में इंतकाल हो गया और मोहतरम राजीव गांधी का मर्डर हुआ 1991 में, वो चले गया, और पहला 100 का नोट आया 1997 में और 500 का आया 2000 में, मगर जिम्मेदार जो है वो राजीव गांधी और उनकी वालदा इंदिरा गांधी है। तो इससे अंदाजा लगा लें। इसी तरह वो एक वीडियो में बताया जा रहा है कि मोदी साहब फरमा रहे हैं 2014 में जब आए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ 60 महीने दे दें, मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा, किस्मत बदल दूंगा, सुकून, इत्मीनान, प्रॉस्पेरिटी और दौलत की रेल फेल हो जाएगी। फिर 2016 में कहते हैं मुझे सिर्फ 50 दिन दे दें आप, और फिर अब 2023 में से लेकर अब तक करें कि एक बार 5 साल और दे दें। और इस दौरान उन्होंने 23 करोड़ लोगों का इजाफा किया है गुर्बत से नीचे की लकीर जाने में। कितने? 23 करोड़। और उनके हम निवाला हम प्याला, उन्हीं की पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा जो बाबरी मस्जिद में और राम मंदिर के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, वो कहते हैं कि ये जो इंडेक्स दिखाता है मोदी जीडीपी की ग्रोथ के, ये सब झूठे हैं, बकवास है। और मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ बैठ जाएं, जैसे मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है, या वो मैं शक्लें नहीं पहचानता इतनी, कि 4000 किलोमीटर जमीन चाइना ले गया, मगर बोलता नहीं, उससे डरता है और मीडिया में खबर भी नहीं छपने देता। मैं मीडिया के हवाले से भी अभी आपको एक छोटी छोटी रिपोर्ट्स और दिखाऊंगा। आज का हिंदुस्तान है क्या, इसे किस हाल में पहुंचा दिया, अभी पहले वीडियो की रोशनी में मैं आपको चाहता हूं जरा इसको देखें। हम एक एक करके इस पर बात करेंगे और इसकी ये मोदी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जमा क्यों हो रहा है। कि आपके इल्म होगा कि राहुल गांधी इस वक्त किस मार्च पर है, मध्य प्रदेश में कहीं, राजस्थान से मेरे ख्याल में इंटर हो रहे थे और निकले हुए यात्रा पे, लोगों को बता रहे हैं इनकी आनियाँ जानियाँ कि इन्होंने कैसे झूठ बोले हैं और कैसे लोगों के साथ धोखे किए हैं। तो ये वीडियो देखिए। भारत में मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। पल पल अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, घरों पर चल रहे बुलडोजर, जेलों में बंद अपने लोगों को देखकर चेहरे पर मुस्कान रखना इतना आसान नहीं है। भारत में जो मुसलमान हैं वो दिन प्रतिदिन वो प्रताड़ना झेलते हैं जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। सरकारें बेचैन हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इनकी मुस्कुराहट छिन जाए। 2002 में लाशें बिछाने के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद, सीए एनआरसी के निर्णय के बाद भी ये मुसलमान कौम कैसे मुस्कुरा लेती है। शायद ये ऊपर वाले पे विश्वास करके अपने दिलों में सब्र पाले हुए हैं। उसी का नतीजा है कि इस मुसलमान कौम के चेहरे से, उनके लबों से मुस्कुराहट छीन नहीं पा रही। और शायद यही एक कारण है कि सरकारों के छाती पर आज भी सांप लौट जाता है जब हमारा मुसलमान कौम का एक बंदा मुस्कुरा देता है। मीडिया कैसे मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करती है, आज सच्चाई बताने वाला हूँ, वो भी रिपोर्टर के जरिए। पत्रकार, मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही।
मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा। मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान, ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पर जो निकले हैं वो एक दूसरे की मदद करने के निकले, एक दूसरे का सहयोग करने के निकले हैं, न कि एक दूसरे की निंदा करने के लिए। मुसलमानों को गाली नहीं हम नहीं देते, क्योंकि मुसलमान भाई कोरोना का टाइम था, मेरे कम से कम 25-30 हिंदू भाइयों का इतनी मदद किए हैं, अपने घर से ला के खाना बना के देते थे, रुपया पैसा दे जाते थे, आने जाने में बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों? इसलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी हम रहे कितना साल? 20 साल रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ। आज मुझको 1 महीना हुआ निकले हुए, और ये समझिए जब से मैं भाजपा से निकला हूँ मैं बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरी पत्नी जो है मुझ पे गुस्सा होकर अपने आप को आग लगा ली, खत्म कर ली। मैं बहुत कष्टदायक, बहुत भुक्तदायक हूँ बेटा। ये आज मैंने मेरी भावना बोल रही, मैं आज कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि मेरे भाइयों आज जाग जाओ, अगर आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जाग पाओगे। तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा, दर की ठोकरें खाओगे, विदेशी आके हम मौज करेंगे। ये टिश्यू पेपर से अपने तन को यूज कर, गोबर को हलवा बनाकर उखा ले तब न समझेंगे। दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मौत को पिया जाता है। कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा भाई, अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए। ये आपने देखा कि मुसलमानों की हालत क्या है और किस हद पर उतर आए हैं कि यहाँ तक के कभी हिंदू बरादरी भी बोलना शुरू हो गई है उनके हक में, और आम आदमी भी किसी हद तक समझना शुरू हो गया है कि भाई माला जपने से या अल्लाह अल्लाह कहने से रोटी के मसाइल हल नहीं होते। आप कब तक जय श्री राम बेचेंगे, कब तक आप झूठा ग्रोथ रेट कब तक दिखाएंगे? जो पहले मैंने अपने पाकिस्तान के लिए जो आज प्रोग्राम किया उसमें भी कहा कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतनी मशकूक क्यों है, या इस तरह के लोग, फाशिस्ट लोग, इमरान खान जैसे लोग, और अमेरिका में भी अगर देखा जाए किसी हद तक, और हिंदुस्तान में मोदी जैसे लोग कैसे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी, उनके वालिद नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी तक करप्शन के इल्जामात, उनके सारे कामों को उठा के फेंक दिया, और 10 साल में जो सब तबाही आई है उसको ही ग्रोथ बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान सिर्फ जो है ना ये जनता पार्टी और खासकर मोदी चला रहे हैं, बाकी तो स्नप कर दिया ना सबको बुरी तरीके से। और ये आज हिंदुस्तान जमा क्यों हो रहा है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ी मंडी है। अब फिर इस पूरे खित्ते को देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा जोड़ कर जब देखें तो 2 बिलियन आबादी बनती है अराउंड अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान में ऑलरेडी इंतहा पसंदी मौजूद है, ईरान में भी इंतहा पसंदी मौजूद है, और पाकिस्तान में भी इंतहा पसंदी मौजूद है। और एक नेक्सस है इस्लाम, मुसलमान और मगरिब से दुश्मनी, वहशत, लड़ाई, मुखालफत, जो मोदी ने भी यहाँ पैदा करने की कोशिश की है। एक वीडियो में देख रहा था कि ये जो कुछ भी है, क्योंकि इंदिरा गांधी और उनके हवाले से है कि इस मुल्क की जो बुनियादें हिंदुस्तान की, वो तो कांग्रेस ने रखी ना। कि आज जो पॉलिसीज हैं इकॉनमी की मेजर, जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड में अब इंट्रोड्यूस हुआ हिंदुस्तान, वो तो मनमोहन सिंह ने रखी ना, और नरसिम्हा राव ने उसके लिए अब कुर्बानियाँ पेश की, गालियाँ खाई अपोजिशन की, अपनी हुकूमत दाव पे लगाई, सारा कुछ उसका नतीजा है ना। या आज जो आईटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कुछ भी हिंदुस्तान में है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल विलेज में आगे सामने आए हैं, तो क्या वो मोदी ने दिए? मुझसे तो कुछ भी मोदी का दिया हुआ नहीं है, तो सब कांग्रेस के दौर का दिया हुआ है एक एक चीज। बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी वाजपेयी के दौर तक, गुजराल के दौर तक इजाफा हुआ,
कि किसी ने 5 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 23 बनाए और इक्का दुक्का बेचे होंगे। इन्होंने तो एक भी नहीं बनाया। मोदी साहब ने 10 सालों में, 9.5 सालों में एक भी नहीं बनाया, 23 बेच डाले। अच्छा, कहते ही हैं कि सब उनकी वजह से है। अभी मैंने आपको बताया ना कि 23 करोड़ लोग तो नीचे गुर्बत की लकीर से जा चुके हैं और हर तरफ हिंदुत्वा हिंदुत्वा। यही सबरा मुनीम, जिनका मैंने अभी आपको बताया कि वो कहते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, एक तकरीर में कहते हैं कि अगर मोदी को आगे बढ़ना है, ये पुरानी तकरीर है उनकी 2016-17 की मेरे ख्याल में, कि हम जो जीते थे वो मुसलमानों को तोड़ के जीते थे और हिंदुओं को जोड़ के जीते थे। हिंदू मुसलमानों में भी शिया को और बोहरी फिरकों को हमने अलग कर दिया था और सुन्नियों को तनहा कर दिया था। तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना होगा, फैलाना होगा। अगर बीजेपी की हुकूमत को कायम रखना है और इसका कंटिन्यूएशन करना है और इसको तसलसल देना है, तो एक वाहिद तरकीब यही है। अगर आम आदमी बेवकूफ़ नहीं होता। वो एक ज़माने में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था अमिताभ बच्चन का। उनके लिए मैं कहता हूँ कि वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में उर्दू को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया। मेरा पसंदीदा हीरो जैसे इमरान, पसंदीदा क्रिकेटर, उनमें नज़रियाती इख्तलाफ है, तो ऐसी अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले मीडिया पर हिंदी बोलना शुरू की, प्योर हिंदी, जो आम हिंदू भी नहीं समझता। और आहिस्ता आहिस्ता, मगर आज भी बहुत कुछ बाकी है अभी भी, मगर ये भी ख़त्म हो जाएगा जो मुझे नज़र आता है एक एक करके। खैर, तो मैं बात कहाँ से कहाँ, मेरी अक्सर बात इधर उधर हो जाती है कि आज हिंदुस्तान को समझ में आना शुरू हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया देखें, एक बात तो तय हो गई, इमरान खान और उनके ट्रोलर्स ने ये बात साबित कर दी कि जो सोशल मीडिया पे राज करेगा, जो उसे कंट्रोल करना जाएगा, चाहे कर सकेगा, वो अपनी हुकूमतें बचा सकेगा, बना सकेगा और दूसरों की तोड़ सकेगा। तो आज कांग्रेस, उनके इत्तेहादी या सिविल सोसाइटी या वो मीडिया जो स्लब किया गया है, जैसा कि अभी आपने देखा कि क्या हालात हो चुके हैं वहां, तो लगता नहीं है कि मोदी को हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए, मगर जिसका ख्वाब देख रहे थे वो मुझे होता वो नहीं नजर आता, क्योंकि उन्होंने तफरका डाला है और उससे खौफ फैला है पूरी दुनिया में कि इतनी बड़ी मार्केट, 2 बिलियन की आबादी, आसपास की नज़ाकतें, हसासियत के एक बहुत बड़ा राउट भी निकलता है जो दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर अगर ये 30 करोड़ जो है ना, 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, तो फाइनली इंतहा पसंदी की तरफ ही जाएंगे ना। और जब ये इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे तो खित्ते के दूसरे इंतहा पसंदों से जुड़ने में उन्हें कितनी देर लगेगी, फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे। आज ये देखें ना, कोई मुझे बता रहा था कि अमेरिका में क्वाड की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है मेरे ख्याल में, और इंडिया था, मगर अब अमेरिका ने इंडिया को हल्के हल्के काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चल सकता। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स से लेकर अक़लियतों के हुकूक, जो सारे रिलीजियस जो एस्पेक्ट में चीज़ें आप देखते हैं, वो कैसे ये मुमकिन नहीं है। लेबर लॉज भी अगर देखें कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका इनका माल उठाने की पोजीशन में होगा कि जैसे आज हमारे भाई सजाद बर्की इलेक्शन के हवाले से बाहर निकले हुए हैं और कांग्रेसमैन उससे साइन करवा रहे हैं, उनसे बयानात दिलवा रहे हैं, आसिफ महमूद वगैरह, तो कल इंडियन निकलेंगे और यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। ह्यूमन राइट्स के हवाले से ऑलरेडी दर्जनों दरखास्तें पड़ी हुई हैं कांग्रेस के अंदर हिंदुस्तान की। तो फिर इतनी बड़ी मार्केट, चाइना को कंटेन करना है, इसी इंडिया ने से करवाना है, या तो अब ये जैसे कि वो पहले वीडियो में बताया था कि क्या इंडिया टूटने जा रहा है, या इंडिया को फिर मॉडर्न, सेकुलर और लिबरल एक वापसी उसकी शक्ल देनी है कि जहां लोग आपस में मिल बांट के रह सकें। अब मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी ने एतराज़ किया, कमेंट किया मेरे पिछले वीडियो पे, किसी इंडियन ने, मुझे नाम तो याद नहीं है, कि जी मुझे तो आज कर रहा है जो भी कर रहा है इस सेक्टेरियन आस्पेक्ट में, रिलीजियस आस्पेक्ट में, मगर पाकिस्तान ने तो इसकी बुनियाद रखी 2 कौमी नजरिया लाकर,
पाकिस्तान बनाकर और फिर हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरह से सपोर्ट करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि इस खित्ते में इंतहा पसंदी की, तफरकेबाजी की बुनियाद मुसलमानों ने रखी, इससे इनकार नहीं कर सकते हम। और जो इनकार करे वो डिल्यूजनल है और वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने ज़मीर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये गलती मुसलमानों ने की तो क्या दूसरी गलती आप लोगों को, हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को बल्कि दोबारा करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मुसलमान, कि अगर आप इनका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते और ये आपको तोड़ते हैं शिया की बुनियाद पे, सुन्नी की बुनियाद पे, बोरी की बुनियाद पे या देवबंदी और अहले हदीस की बुनियाद पे, तो क्या ये आपको रवा है? गौर करें इस बात पे। अगर आप अभी नहीं जुड़े, ये जो हिंदुस्तान आगे बढ़ तो रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, वो पीछे की पॉलिसियों का ही नतीजा होंगी, इन्होंने भी एफर्ट की होगी, मगर ये इमारत पूरी झूठ पर खड़ी है। ये झूठ पर कैसे खड़ी है कि एक वीडियो, मैं अभी एक वीडियो और दिखा रहा हूँ आपको, कि एक वीडियो में बताया जा रहा है कि ये अब भत्ता भी लेती है ये हुकूमत, ये हिंदुस्तान की एमक्यूएम है। कैसे कि अगर कोई बड़ी कॉरपोरेशन पैसे नहीं देती चंदा पार्टी को, जनता पार्टी को, तो ये वहाँ सीबीआई भेज देते हैं और दूसरी एजेंसियां भेज देते हैं। उसके बाद मामला रफा दफा करते हैं, जैसे ये आने वाली वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ये अडानी को कैसे इन्होंने आगे बढ़ाया। तो दावा किया जाता है कि 335 करोड़ रुपए जो है ना, 335 करोड़ रुपए पार्टी को चंदा बड़ी कॉरपोरेशन से इस भत्ते के जरिए से दिलवाया गया। आइए मैं पहले ये वीडियो आपको। दोस्त हो तो मोदी जी जैसा हो, वरना ना हो। दोस्त अडानी ने कहा ये कंपनी चाहिए, पीएम मोदी ने कहा अभी प्रबंध करते हैं। दोस्त ने कहा मेरे पास कोई अनुभव नहीं, मगर मुझे हवाई अड्डा चाहिए। मोदी जी बोले कहां बेकार की टेंशन लेते हो, मैं हूं ना। और बस उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया काम पर। जिस कंपनी पर अडानी ने नजर डाली वहां छापेमारी हुई और बाद में अडानी जी ने खरीद लिया। जी हाँ, अडानी और मोदी जी की दोस्ती ही कुछ ऐसी है, जिसका प्रमाण एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक, न्यूज चैनल से लेकर न्यूज पोर्टल तक की खरीदी में देखने को मिलता है। आइए हम इस दोस्ती में होने वाले फायदों की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। पहला मामला है न्यूज चैनल एनडीटीवी का, जहां एनडीटीवी के मालिक के घर मोदी सरकार सीबीआई भेजती है। कुछ महीने बीतते ही अडानी जी मसीहा बनकर आते हैं और एनडीटीवी को खरीद लेते हैं। दूसरा मामला है एसीसी और अंबुजा सीमेंट का, जहां पहले सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग छापेमारी करती है। यहां भी बड़ा दिल दिखाते हुए मसीहा बन मोदी जी के दोस्त अडानी जी कंपनी को खरीद लेते हैं। तीसरा मामला है मुंबई एयरपोर्ट का, जहां ईडी जीवी के ग्रुप के दफ्तर पर छापेमारी करती है और अडानी जी कुछ दिन बाद यहां भी प्रकट हो जाते हैं और जीवी के ग्रुप में भारी हिस्सेदारी खरीदकर एयरपोर्ट का ठेका अपने नाम कर लेते हैं। चौथा मामला है पोर्ट का, यहाँ भी वही फॉर्मूला काम आता है, जहां आईटी रेड करती है नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट पर और बाद में अडानी पोर्ट और एसीजेड कृष्णपट्टनम पोर्ट में भी हिस्सेदारी। भाजपा के मीडिया सेल का संचालक हर्षद पटेल गुजरात विद्यापीठ का कुलपति बन गया। गुजरात दंगों की जांच में मोदी को क्लीन चिट देने वाला आर.के. राघवन साइप्रस का हाई कमिश्नर बन गया। फर्जी इनकाउंटर केस में अमित शाह को बरी करने वाला जस्टिस सदाशिव केरल का राज्यपाल बन गया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी का रास्ता साफ करने वाला जस्टिस सुनील गौर पीएमएलए का अध्यक्ष बन गया। सहारा बिरला मामले में मोदी शाह दोनों को बरी करने वाला जज केवी चौधरी केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बन गया। गुजरात दंगों में पुलिस जांच को प्रभावित करने वाला राकेश अस्थाना सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बन गया। फेक इनकाउंटर केस में अमित शाह का वकील यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया और हरेन पांड्या केस में क्लीन चिट देने वाला वाईसी मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का चीफ बन गया। शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में है। और यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। अच्छा, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। समझाओ इसे, समझाओ। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फिल्म स्टार शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया जिन्हें वहां की अदालत ने जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई। यानी
खबर ये आई थी कि इन 8 लोगों को वहां से छोड़ने के पीछे असली कहानी ये है कि भारत सरकार ने शाहरुख खान की मदद ली। जलवा है। तो नहीं ना, मेरा बताया हुआ तो नहीं है ना। ये जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान का पता ही नहीं है, तो मुझे बिलाशुबा नहीं पता। मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो कभी नहीं गया, और मैं वीज़ा भी अप्लाई नहीं करता कि मुझे हुकूमत मुझे वीज़ा नहीं देगी। मैं अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ, तो मैंने किया ही नहीं। मेरी बहन ने एक ज़माने में किया था, तो मेरी बहन और बहनों को नहीं दिया कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और जो बच्चे छोटे से यहाँ आए थे उनके 3 बच्चे, उनको भैया फ़ौरन देते थे। पासपोर्ट भी होल्ड कर लिया था कि 6 महीने के बाद बताएंगे हम। तो उन्होंने पासपोर्ट मंगाया कि भाई हमें पाकिस्तान में जाना होता है और दुनिया में भी जाना होता है, तो वापस दे दीजिए। तो खैर, इनके हालात ज़िंदगी ये हैं कि अब बताइए इमरान खान में इनको फ़र्क है, आपको नज़र आता है? या और जिनके हवाले मैं देता हूँ, यहाँ पे अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यही गुफ्तगू होती है कि ये एक माइंड के लोग हैं, ये अथॉरिटेरियन है, ये आवाम को आना चाहते हैं जमहूरी रास्ते से, वोट के जरिए आपका वोट लेकर, और फिर आपको धोखा देना चाहते हैं। चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना, ये हमेशा निकम्मे होते हैं। ये अपनी पॉपुलरिटी की बुनियाद पर डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं, और आवाम को मिलता कुछ नहीं है, इनका बस फैन क्लब होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राहुल गांधी कांग्रेस के साथ और जो इनके इत्तेहादी उनके साथ मिल के तय कर लिया है कहीं कि अगर हो सकता है ना हरा सके मोदी को इस बार, मगर इनका जोर तोड़ देना है। अब इनकी पॉलिसियां चलने नहीं देनी है तफरकाबाजी की बुनियाद पर। इतने बड़े मुल्क को जो खतरे से लाहक हो चुका है, जहां आज़ादी की तहरीकें भी मौजूद हैं और जहां नफरतें उबल उबल कर बाहर आ रही हैं, मतलब जो वाक़यात मैंने, अगर आप यकीन करें, दर्जनों सैकड़ों, कल भी मैंने कहा था दर्जनों सैकड़ों में नहीं हज़ारों में वीडियोज़ आए हैं, और एक से बढ़कर एक है। और ऐसे इनके अपने लोग जो इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखने वाले भी, और क्रिश्चियंस भी, मुसलमान भी, और मीडिया के लोग भी। मैं आपको चाहता हूँ कि एक वीडियो और देखें, फिर उसके बाद जो है ना, मैं सबसे आखिर में एक छोटा सा वीडियो लगा के जाऊँगा, वो लाजमी देखिएगा। पहले ये वीडियो, जब हम सरकार रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ, हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए, हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। तो क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है? इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के, सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अब 2 सवाल, हिरेन जोशी कौन है और अंजना ओम कश्यप सहित लाडली मीडिया योजना के लाभार्थी किस तरह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं? हिरेन जोशी पीएमओ में ओएसडी है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के, जो रोजाना लाडली मीडिया योजना के लाभार्थी एंकर्स और पत्रकारों को ये आदेश देते हैं कि किस तरह जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाए रखना है, और रोजाना का टीवी पर प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। अब दूसरा सवाल कि लाडली मीडिया योजना के लाभार्थियों को किस तरह की सुविधाएं मिलती है? उनको 2 तरह की सुविधाएं मिलती है। एक, उनको कम मेहनत में उनकी नौकरी बची रहती है, और दूसरा, सरकार समय समय पर उनको छोटी मोटी वीआईपी सुविधाएं देती रहती है। इसलिए हिरेन जोशी का नाम आते ही लाडली मीडिया योजना के लाभार्थी एंकर्स और पत्रकार मुंह पर चुप्पी साध लेते। और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी, तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए।
लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी। ठीक है, 70 साल बनाम 8 साल। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था, अपने वादे को भूल गए। जवाब कौन देगा? एमएसपी की गारंटी का बोला था, किसान बिल के वापस, उसके बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दी, और किसानों पे जो मरे 800 किसान मरे उन्हें मुआवजा नहीं दिया। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। देश पे मनमोहन सिंह की सरकार में 59 लाख करोड़ का कर्ज था। और भाजपा की मित्रों, गुजरात ने इतनी तरक्की की है, गाय और भैंसें 24 घंटे दूध देती है, और भैंस तो भैंसा भी दूध देता है। इतनी तरक्की की है मित्रों कि सोलर पावर से सूरज भी प्रकाशमान होता है। गुजरात में हवाई जहाज रेलवे स्टेशन पर उतरता है और रेलगाड़ी एयरपोर्ट पे जाती है, वहां खड़ी रहती है। मित्रों, गुजरात ने जो तरक्की की है, आज भी सारे पेड़ के पत्ते हरे हैं। आप प्रचारे अपना खरा ना, जो आप लोग कहते हैं कि जनाब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ आप ही के साथ ज़मीन पर। ये ग्लोबल विलेज है, इंफॉर्मेशन हाईवे पे रहते हैं हम लोग, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ना मेरी कोई बात छुपी हुई है, ना आपकी मुझसे कुछ छुपा हुआ है। दुनिया जुड़ चुकी है आपस में, और आप मेरे पड़ोसी हैं मेरे आबाई वतन के साथ। आपके मेरे यहाँ कुछ होता है तो आपको लिए खतरा है, और आपके यहाँ कुछ होता है तो मेरे लिए खतरा है। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है ना। महंगाई आपके यहाँ भी पागल कर दिया है लोगों को। वो तो हमारा रुपया ही खत्म हो गया है हमारे। देखें, हम तो एक बात साफ कहते हैं आपसे कि हमने जो बोया था पाकिस्तानियों ने, वो सब काट रहे हैं ना। आज बुरा हाल है। अब आप वहीं जाने वाले हैं। 75 साल लगे आपको। आपकी बजाय बड़ी डेमोक्रेसी, बड़े ह्यूमन राइट, बड़ा सेकुलरिज्म, सब कुछ फारिग हो गया ना, कुछ नहीं बचा। अगर अभी होश नहीं आया ना, तो ये जो गुफ्तगू हो रही है ये आपको बर्बाद कर देगी। इसको इजी ना लें। एक मोदी आपके 143 करोड़ लोगों पर भारी पड़ रहा है। एक पॉपुलर लीडर की वजह से अपने आप को फारिग ना करें कि रियासत छोटी हो गई है, एक आदमी बड़ा हो गया है जो किसी को बोलने भी नहीं दे रहा। ये सब आपस में बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं बता रहा, ये आपके लोग हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब पूरे मीडिया के हवाले से अगर आप वो देखें सोशल मीडिया पे जाके कि कैसे कैसे इल्जाम आते हैं, मैं तो सारे कवर भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ भी ये होता रहा ना कि जिनसे मदद ली, गुजरात का भी पिछले वीडियो में दिखाया है ना कि जिन जिन लोगों ने इनको बेल आउट किया था वो कहाँ कहाँ पहुँच गए, साफ नजर आता है ना। जिन जजों ने छोड़ा उनके बारे में भी सारा कुछ बता दिया गया। अच्छा, फिर झूठ की हद होती है कि अब रिसेंटली तो ये भी सामने आ गया कि पहले तो कहते थे मैंने 35 साल चाय बेची ट्रेनों के अंदर, मुझसे ज़्यादा तो कोई रेलवे को जानते ही नहीं, रेलवे के मंत्री भी नहीं जानते। फिर बताया गया जी मैट्रिक पास है मोदी जी। फिर अब पिछले दिनों कहते हैं कि बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, कि अमित शाह जो हैं, जो वजीर दाखिला हैं, जो सबसे बड़ा इनका तो कहना चाहिए बुचर है, वो दिखा रहा है डिग्रियाँ कि जी मोदी जी ने तो BA भी किया हुआ और MA भी किया हुआ है। ओह माय गॉड, कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को भाई, झूठ की बुनियाद पर। ये पूरा खित्ता। अच्छा, जब ये कहते हो ना कि सब एक जैसे लोग हैं तो नाराज हो जाते हैं ट्रोलर मोदी के कि हम एक नहीं है। अच्छा, फिर अखंड भारत बनाना है इन्होंने।
हमें तो खंड भारत तो बाद में बनाएगा, पहले अपना तो बचा ले। हर चीज सामने है, खड़ी नजर आ रही है और झूठ पर खड़ी है ये पूरी की पूरी इमारत। कैसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो भी सामने। मुझे ना वाकया याद आ गया, आखिरी वीडियो दिखा के मैं जा रहा हूँ कि जब ये मेट्रो बन रही थी ना लाहौर में, शुरू भी हुई थी, मेरे ख्याल में खबरें चलनी शुरू थी, अभी बना होना कुछ नहीं था। तो मेरी अचानक सेक्रेटरी पंजाब, ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी पंजाब से मुलाकात हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि सब कुछ तो आपके कंट्रोल में होगा, आप उसके आपको हेड कर रहे होंगे मेट्रो वालों को। कहा नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे हटा दिया, वो एक नए चेयरमैन ले आए हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा मैंने पहले दिन ही मुखालफत कर दी थी कि जितने पैसे इस पर ठोके जा रहे हैं, इससे 8 गुना ज़्यादा बसें लेके पूरे लाहौर को और पूरी सराउंडिंग को कवर किया जा सकता है, और इससे भी हटकर जितनी जगह आप बस चलाने के लिए खाली करवा रहे हैं पूरे शहर के दिल से, उतने में रेलवे ट्रैक डाल दें, बस में 200 लोग बैठेंगे एट द मोस्ट। ट्रेन अगर 6 बोगी के साथ चलेगी तो 2000 लोग बैठेंगे, तो पूरा देहाती इलाका भी कवर हो जाएगा, लाहौर भी कवर हो जाएगा। तो कहने लगे मुझे दोबारा नहीं बुलाया, कि मुझे दोबारा नहीं बुलाया क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे तो वो प्रोजेक्ट दिखाना था। तो अब मोदी जी ने जो 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह किया है, वो भी इलेक्शन गेम है ना, पूरी इंतखाबी मुहिम है वो पूरी। उस पर इनकी असेंबली में, पार्टी में क्या कहा, उसमें पार्लियामेंट में क्या कहा जा रहा है वो सुन ले और उसे ये चैलेंज आपस में कर लें। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, बस आखिर में जाते हुए कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में मोदी कंटिन्यू करते हैं और यही पॉलिसियां रहती हैं तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो आपके ग्रोथ रेट के ड्रामे, वो तो आपकी अपनी पार्टी में, जनता पार्टी के लोगों ने डिनाई कर दिया है। 23 करोड़ लोग नीचे 10 साल में और नीचे चले गए हैं, और आपके मीडिया पे जो हिंदुस्तान दिखाया जाता है वो तो झूठ नहीं बोलता ना। वो जो चेहरों पे गुर्बत बिखरी हुई है कि लोग बिरयानियाँ बेचने से लेकर और गोबर और मूत बेचने पे उतरे हुए हैं। आज की मौजूद दुनिया जब ये सुनती होगी तो अब कभी आपने गौर किया है? वो कहते हैं कि इस्लाम किससे पहले भी लोग जो ना मिडिल ईस्ट में भी पेशाब पिया करते थे बहुत सारी बीमारियों के लिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है ये। आपका मुझे नहीं पता, मैंने ताज़ा तो नहीं सुना, मगर आपके यहाँ तो अभी बिक रहा है, बल्कि अब अमेरिका में गोबर आता है और $5 का बिक रहा है। तो मैं हैरान हो रहा था ये गोबर यहाँ क्यों आ रहा है। अब पता चला भाई गोबर भी खाया जा रहा है। अल्लाह ताला बस आप लोगों पर रहम करे और आपको हिदायत दे, शऊर दे, बसीरत दे। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है, इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मनवर, मैं आगे भी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा आपसे अयोध्या का रहने वाला हूं, प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रहा हूं। पर्यटन मंत्री के रूप में मैंने राम कथा पार्क का, राम की पैड़ी का निर्माण सरकार की नीति के साथ किया था। जैसे हमने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लिए किया था, वैसे वहां भी पर्यटन मंत्री के रूप में किया था। मनोहर, मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहां मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर। राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने। ये मैं आपके माध्यम से सदन की कार्रवाई मिलाना चाहता हूं। और है एक टीम बना दीजिए, चली जाए सदस्यों की और मौका देख कर आ जाए। राम मंदिर जहां बना है वो जन्मस्थान नहीं, जन्मस्थान से दूर बना है। ऑल पार्टी रहे, किले मानवर ये भी हो गया।